तो आज मैं एक बहुत ही रोचक तथ्य के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। कृपा करके इस वीडियो को आज आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक सत्य पर आधारित है और आज बढ़ते विकास के साथ हम जो युग पुरुषों को, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया है, उन युग पुरुषों को आज हम भूल चुके हैं। उन युग पुरुषों को आज हम याद करेंगे। इन्हीं में से आज मैं एक युग पुरुष के जीवन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए शायद बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को आज अंत तक आपको देखना है। आज जानेंगे एक विशेष व्यक्ति राजीव दीक्षित जी के बारे में, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। राजीव दीक्षित उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका 30 नवंबर 1967 को जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने निज निवास अलीगढ़ के गांव नावे से पूर्ण की। इसके बाद इनकी बुद्धि जो थी, बचपन से ही एक कुशाग्र बुद्धि थी और ये हर विषय को में गहन अध्ययन पर विश्वास करते थे। ये किसी बात को सुनकर के उसके बारे में जब तक उसका अंत तक यह नहीं जान लेते थे, तब तक यह उस कार्य में लगे रहते थे। इन्होंने मुख्य रूप से फिरोजबाद से अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा, मतलब ग्रेजुएशन की शिक्षा इन्होंने की। इसके बाद इन्होंने एमटेक, इन्होंने पहले बीटेक जो है तो इलाहाबाद से किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद इन्होंने एमटेक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से इन्होंने अपना एमटेक किया। इसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि उस समय एपीजे अब्दुल कलाम प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में थे, उनके साथ इन्होंने कुछ समय तक अपना कार्य जारी रखा। इसके बाद इन्होंने यह फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में इन्होंने काम किया। इसके पश्चात इनका सन 1984 में एक ऐसी घटना, जिस घटना ने इनको एक प्रमुख पद हासिल किया और यहां से इनकी एक यात्रा प्रारंभ हुई। क्रांतिकारी राजीव दीक्षित की इस समय मात्र राजीव भाई की, जो मेरे गुरुदेव की जो उम्र थी वह 18 वर्ष थी। उस समय ये भोपाल में होने वाली गैस त्रासदी इनके जीवन की एक प्रमुख घटना बनकर आई, जिसने इनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में भोपाल में होने वाली त्रासदी के बारे में गहन अध्ययन किया और वहां पर जाकर के इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया कि आखिर क्या हुआ, और इन्हें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार और पूर्ण रूप से लापरवाही समझ में आई और इन्होंने इसके लिए हाई कोर्ट में इस केस किया। लेकिन इन्हें इस केस लगभग 25 वर्ष तक 1984 से चला, जो कि 2009 में इस केस को रिहाई मिली और यह केस राजीव भाई दीक्षित हार गए, और हारे इन भ्रष्ट नेताओं के चलते जो उस समय भरे हुए थे। राजीव दीक्षित ने विद्यार्थी जीवन में इतना कड़ा संघर्ष किया और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने हाई कोर्ट में अपना केस लड़ा था। इनके जिस समय यह अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा कर रहे थे कॉलेज में, इनकी मुलाकात धर्मपाल से हुई। धर्मपाल उस समय व्याख्यान दे रहे थे इनके कॉलेज में और ये इनके गुरु सिद्ध हुए। जब उन्होंने धर्मपाल उस समय भारत के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विवेचन दे रहे थे और इस विवेचन ने राजीव दीक्षित के हृदय मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला और उनको, मतलब कहना चाहिए कि मिलने में धर्मपाल से विवश कर दिया राजीव दीक्षित को उनके व्याख्यान ने। और राजीव दीक्षित और धर्मपाल जी के बीच लगभग 1 घंटे तक सलाह हुई, तो जिसमें उन्होंने, धर्मपाल ने कहा राजीव दीक्षित के अंतरात्मा को पहचाना कि यह एक युग पुरुष है। तो उन्होंने राजीव दीक्षित जी को सलाह दी कि तुम इंग्लैंड जाओ और इंग्लैंड की लाइब्रेरी में जाकर देखो, वहां तुम्हें भारत का पूरा इतिहास देखने को मिलेगा। और उनके कथनानुसार राजीव भाई इंग्लैंड गए और इंग्लैंड की लाइब्रेरी में इन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक अध्ययन किया और जो भी इनके जरूरत का सामान था, चोरी छुप के उन्होंने उसकी फोटोकॉपी कराई और उसको भारत लेकर आए।
भारत में लाने का इनका मुख्य उद्देश्य था लोगों की जो आंखों पर पर्दा लगाया गया है भ्रष्टता का, इस पर्दे को हट। राजीव दीक्षित की मुलाकात उसी समय बाबा रामदेव से हुई। रामदेव बाबा ने शायद उस समय अपने हरिद्वार योग पीठ की शुरुआत कर दी थी और रामदेव को एक उचित सलाहकार की आवश्यकता थी। और राजीव दीक्षित भी, क्योंकि उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों का साथ छोड़ करके, फ्रांस जैसी इंटर्नशिप संस्था को छोड़ करके आए थे, तो रामदेव उनकी बातों से प्रभावित हुए और सन 2009 में उन्होंने एक स्वाभिमान भारत योजना के तहत एक स्वाभिमान भारत योजना का गठन किया और उसका महासचिव राजीव भाई दीक्षित को बनाया और राजीव भाई दीक्षित के नेतृत्व में स्वाभिमान भारत की योजना प्रारंभ हुई। राजीव दीक्षित की भी मजबूरी थी। राजीव दीक्षित अपने सत्य को लाने के लिए उन्हें भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जो प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया करा रहा था। रामदेव के उस समय पास अच्छी एक मीडिया इंटर्नशिप मतलब व्यवस्था उसके पास अच्छी थी, जो कि राजीव दीक्षित के लिए प्रति आवश्यक थी। आस्था चैनल भी था, इसलिए राजीव दीक्षित ने उनका समझौता स्वीकार किया और रामदेव के बाबा के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने कई ऐसे व्याख्यान दिए हैं, चाहे वह मैकाले से जुड़ी अंग्रेजी शिक्षा हो। मैं तो आज सभी को कृपा करके अपने में कम से कम संडे में 10 मिनट राजीव दीक्षित का एक व्याख्यान सुनिए, आपका जीवन बदल देगा। वो ऐसे वैसे युग पुरुष नहीं थे, वो भारत के लिए एक अमूल धरोहर थे। 67 से लेकर के 2010 तक कोई ऐसा भ्रष्ट नेता ना होगा, कोई ऐसा भ्रष्ट व्यापारी ना होगा जिसके दांतों तले पसीना ना आए। और जब देखा रामदेव बाबा ने, उस समय राजीव दीक्षित जी बहुत फेमस होने लगे, रामदेव बाबा से बहुत आगे चल रहे और कहा जाता है कि राजीव दीक्षित जी रामदेव बाबा को संत नहीं मानते थे। उनका कहना था कि रामदेव एक व्यापारी हैं, जो कि स्वाभिमान मतलब कहना चाहिए स्वाभिमान भारत योजना के तहत इन्होंने हमें जोड़ा और ये स्वदेशी वस्तुओं के व्यापारी हैं, ये विदेशी वस्तुओं के नहीं, ये स्वदेशी वस्तुओं के व्यापारी हैं। वो संत रामदेव बाबा को नहीं मानते थे और रामदेव बाबा को यह बात खली नहीं और रामदेव बाबा ने इन्हें छत्तीसगढ़ में एक व्याख्यान के लिए भेजा, जहां ये छत्तीसगढ़ में 29 नवंबर को बेमेतरा में इनका बढ़िया सकुशल रूप से बेमेतरा में इन्होंने व्याख्यान दिया। लेकिन उस वक्त शायद एक षड्यंत्र के तहत इनके शरीर में धीमी मात्रा में पॉइजन दे दिया गया था, जो कि धीरे धीरे असर कर रहा था। वह शायद ऐसा भी लोगों का कहना है कि वह औषधीय पॉइजन था, केमिकल पॉइजन नहीं, औषधीय पॉइजन था, जो कि धीरे धीरे मात्रा में। और उसी दिन 3:30 बजे एक दूसरा कार्यक्रम को वहीं के पास एक गांव में करना था, लेकिन उनकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी। राजीव दीक्षित एक ऐसा इंसान थे जिनको जीवन में उन्होंने अपने व्याख्यान में साझा किया है, आज कोई कुछ भी कहे, उन्होंने व्याख्यान में साझा किया है कि मुझे आज तक सर्दी नहीं हुई, क्योंकि वो पूर्ण रूप से विदेशी प्रोडक्टों से दूर स्वदेशी वस्तुओं का यूज करते थे। जींस और कुर्ता पहनने वाला वो महान संत थे। उनका वस्त्र सिर्फ एक जींस और मखमली कुर्ता हुआ करता था और माथे पर लाल तिलक हुआ करता था। ऐसे थे राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित ने 3:30 बजे जो उनका व्याख्यान था उसके जाने के लिए जैसे तैयार हो रहे थे, उसी समय उनकी सांस अचानक तेज तेज चलने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके कार्यकर्ता जो थे वो सब रामदेव बाबा के ही चेले चपाते थे। जब उन्होंने देखा कि बाबा की तबीयत खराब हो गई है तो उनका वह व्याख्यान रद्द किया गया और उन्हें एक सड़ियल सी हॉस्पिटल भिलाई इस्पात सेक्टर 9 में रखा गया, जहां हॉस्पिटल में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और जब यह संतुष्टि हुई कि अब राजीव दीक्षित बहुत समय तक नहीं जिएंगे, तब उन्हें अपोलो हॉस्पिटल के लिए, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया और वहां ले गया गया, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर
मृतक घोषित कर दिया। ये भारत के लिए कोई ऐसा वैसा दिन नहीं था जो उस चीज की अहमियत को समझता है कि भारत के फिर भ्रष्ट युग का दिन आ गया, जिसके लिए सारी कायनात लग गई हो मारने के लिए, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो। ऐसे व्यक्ति नहीं, वो सिर्फ जनता को सुखी देखना चाहते थे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। कृपा करके राजीव दीक्षित के मार्ग पर चलें, जो उन्होंने हमें मंत्र दिया है, उसी मंत्र के द्वारा मैं आप लोगों के समक्ष ऐसे ही उपस्थित रहूँगा। कृपया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, मेरा सहयोग करें। जय जय श्री सीताराम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।